आज हम कैंसर बीमारी के बारे में बात करेंगे। कैंसर अनेक प्रकार का होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और आज की इस वीडियो में हम अपना विषय लंग कैंसर तक ही सीमित रखेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। लंग कैंसर है क्या? हमारे शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि के लिए एक सिस्टम होता है। जब हमारे शरीर को कई नई कोशिकाओं की ज़रूरत होती है तब यह सिस्टम नई कोशिकाओं को बनाता है। कभी कभी यह सिस्टम फेल हो जाता है और फलस्वरूप कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। यही अनियंत्रित वृद्धि ट्यूमर बन सकती है। जब कैंसर हमारे लंग में फैलता है तो इसे लंग कैंसर कहते हैं। स्त्री व पुरुषों में कैंसर से होने वाली मृत्यु में लंग कैंसर मुख्य होता है। शरीर में दो तरह के ट्यूमर होते हैं। पहला होता है बिनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर सेहत के लिए हानिकारक नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर हानिकारक होते हैं। ट्यूमर सेल से लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड वेसल्स में घुसकर शरीर के अन्य भागों में पहुंच सकते हैं। हालांकि लंग कैंसर शरीर के किसी भी भाग में फैल सकता है, लेकिन कुछ भाग जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड्स, लीवर, ब्रेन और बोन्स में इनके फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों लंग कैंसर को फैलने के क्या मुख्य कारण होते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अब उन पर बात करते हैं। लंग कैंसर होने का प्रमुख कारण धूम्रपान या फिर स्मोकिंग होता है। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर का शिकार बन सकते हैं। स्मोकिंग करने से शरीर की कोशिकाएं नष्ट होती हैं और कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। तंबाकू के धुएं में 4,000 से भी अधिक केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर की वजह से कैंसर होने का खतरा होता है। इनमें से दो कंपाउंड मुख्यतः हैं जिनका नाम नाइट्रोसामाइन्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब कैंसर करने वाले तंबाकू के धुएं को शरीर में लिया जाता है तब शरीर की कोशिकाओं का तुरंत डैमेज होने लगता है। शुरुआत में तो हमारा शरीर इस डैमेज को रिकवर कर लेता है, परंतु जैसे जैसे स्मोकिंग की मात्रा बढ़ती है सेल्स और भी अधिक मात्रा में डैमेज होने लगते हैं और अधिक समय तक स्मोकिंग करने से शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है, जो कि कैंसर का मुख्य कारण बनती है। अब हम बात करेंगे लंग कैंसर के प्रकार के बारे में। लंग कैंसर मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला जिसे स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं और दूसरा जिसे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं। लंग कैंसर का यह क्लासिफिकेशन ट्यूमर सेल्स की माइक्रोस्कोपिक संरचना पर निर्भर करता है, मतलब उनके आकार पर। कैंसर फैलने के और इनकी वृद्धि होने के कई तरीके होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स लंग कैंसर के प्रकार के देखकर ही ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे स्मॉल सेल लंग कैंसर के बारे में। स्मॉल सेल लंग कैंसर अत्यधिक स्मोकिंग करने वालों में अधिक पाया जाता है, लेकिन इसके केसेस कम देखने को ही मिलते हैं। यह कैंसर शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है और साधारणतः इसका पता शरीर में अधिक फैल जाने के बाद ही लग पाता है। दूसरा है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं जो एक ही तरह से व्यवहार करते हैं। इस तरह के सभी कैंसर इस कैटेगरी में आते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा इस कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों आप जानना चाहते होंगे कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो लंग कैंसर को प्रभावित करते हैं। वैसे तो बहुत से कारण होते हैं जिनसे लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। मैं यहाँ कुछ प्रमुख कारण बताता हूँ। सबसे प्रमुख कारण स्मोकिंग होता है, इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत छोड़ दें, अन्यथा आपको लंग कैंसर होने का खतरा सबसे अधिक है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है पैसिव स्मोकिंग। जो लोग खुद तो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, उन्हें भी लंग कैंसर होने का खतरा अधिक होता है, इसलिए पैसिव स्मोकिंग से बचें। तीसरा होता है रेडान गैस। जब यूरेनियम पहाड़ों, जमीन या पानी में नेचुरली ब्रेक डाउन होता है तब रेडान गैस का प्रोडक्शन होता है और यह रेडान गैस हवा में खुल जाती है और हम इसको मजबूरी में ऑक्सीजन के साथ लेते हैं। आपके शहर में रेडान गैस का लेवल हजार्डस हो सकता है। रेडान गैस को रेडान टेस्टिंग किट से आसानी से मापा जा सकता है। यह आपके निकटतम सेफ्टी स्टोर में मिल सकती है। अगर आपके आसपास का रेडान गैस लेवल हजार्डस है तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चौथा कारण होता है एस्बेस्टस फाइबर्स और दूसरे कार्सिजन्स से एक्सपोज होना। सामान्यतः फैक्ट्री व कारखाने ऐसी जगह होती हैं जहां पर एस्बेस्टस फाइबर्स और दूसरे पदार्थ जैसे कि आर्सेनिक, क्रोमियम और निकल पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों से लंग कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। एक नॉन स्मोकर एस्बेस्टस वर्कर को एक नॉन स्मोकर की तुलना में लंग कैंसर होने का खतरा 5 गुना होता है और एक स्मोकर एस्बेस्टस वर्कर को नॉन स्मोकर की तुलना में लंग कैंसर होने का खतरा 50 से 90 गुना होता है। ये बहुत ज़्यादा है। पांचवा है लंग कैंसर की फैमिली हिस्ट्री। इंडिविजुअल जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी
लंग कैंसर होने का कारण बन सकती है। ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में लंग कैंसर हुआ है उनको लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फेफड़े की बीमारी, यह है छठा। कुछ फेफड़े की बीमारियां जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ मतलब COPD लंग कैंसर होने का कारण बन सकती है। सातवां होता है हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर। अगर आपको पहले भी लंग कैंसर हुआ है तो भविष्य में भी लंग कैंसर होने की संभावना हो जाती है। और आठवां है एयर पॉल्यूशन। पैसिव स्मोकिंग की तरह ही वायु प्रदूषण भी लंग कैंसर को बढ़ाने का कारण बन सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे लंग कैंसर के लक्षणों की। जब कैंसर सेल्स की वृद्धि ब्रीदिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगती है तब पेशेंट के गले में खरखराहट, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, सीने में दर्द, खांसी में खून आना या फिर खांसते समय बलगम में खून आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी कैंसर नसों में भी फैल जाता है। इस केस में पेशेंट को कंधों में दर्द महसूस हो सकता है जो हाथ में नीचे की ओर तक महसूस होता है। इसे पेनकॉस सिंड्रोम भी कहते हैं। कुछ पेशेंट को वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस जैसा भी महसूस हो सकता है जिसकी वजह से उनके गला बैठने जैसी दिक्कत हो सकती है। जब कैंसर सेल्स एसोफेगस या आहार नाल को अटैक करते हैं तो पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत होती है। अगर कैंसर हड्डियों तक पहुंच जाता है तो हड्डियों में तेज दर्द महसूस होता है। अगर कैंसर सेल्स ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो कई न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि धुंधला दिखाई देना, सर दर्द, पैरालिसिस जैसे दौरे होना या वैसा महसूस होना, कमजोरी और शरीर के अन्य हिस्सों में सुन्नपन महसूस होना। कुछ दूसरे लक्षण जैसे कि वेट लॉस, कमजोरी व थकान भी महसूस किए जा सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं जैसे कि डिप्रेशन और मूड चेंजेस। दोस्तों अब हम बात करेंगे लंग कैंसर के डायग्नोसिस की। कुछ टेस्ट और डायग्नोसिस प्रोसीजर से लंग कैंसर का डायग्नोसिस किया जा सकता है। नॉर्मली डॉक्टर्स पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं और कुछ शरीर की जांच भी करते हैं। इससे कैंसर से कुछ प्रारंभिक लक्षणों की जांच होती है। डॉक्टर पेशेंट की त्वचा का रंग चेक कर सकते हैं। अगर त्वचा का रंग नीला है तो लंग कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। सीने का एक्सरे सबसे पहले होने वाला डायग्नोसिस स्टेप होता है। एक्सरे फेफड़ों में उपस्थित जो डाउटफुल जगह होती हैं उनको केवल एक्सपोज ही करता है और यह पता नहीं चल पाता कि वो जगह कैंसरस है कि नहीं। एक्सरे से लंग में उपस्थित कुछ बेनाइन गांठों का पता चल सकता है। दूसरा तरीका CT स्कैन होता है जिसका मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता है। आवश्यकता पड़ने पर CT स्कैन का प्रयोग किया जा सकता है। CT स्कैन का प्रयोग फेफड़ों, पेट व दिमाग के स्कैन के लिए किया जा सकता है। CT स्कैन एक्सरे से ज़्यादा सेंसिटिव होती है लेकिन CT स्कैन महंगा होता है। नॉर्मली CT स्कैन से पहले पेशेंट को एक सॉल्यूशन पिलाया जाता है। इससे शरीर के अंगों की पोजीशन साफ साफ पता चल जाती है। अगला मेथड है MRI स्कैन जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं। MRI की मदद से ट्यूमर की पोजीशन सटीक तरीके से पता चल जाती है। MRI की मदद से ट्यूमर की बहुत डिटेल्ड पिक्चर मिल जाती है। साथ ही साथ बॉडी में होने वाले छोटे से छोटे स्ट्रक्चरल बदलाव भी MRI की सहायता से देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके शरीर में हार्ट पेसमेकर, मेटल की पट्टी या प्लेट्स, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स या फिर अन्य प्लेट्स पड़ी होती हैं उनको MRI स्कैन करने से मना किया जा सकता है क्योंकि MRI स्कैन की पावरफुल चुंबकीय तरंगें जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन मेटल पार्ट्स को अपनी जगह से हिला सकती हैं। अगला है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या PET स्कैनिंग। यह एक विशेष प्रकार की टेक्निक होती है जिसमें पेशेंट को थोड़े से समय तक एक्टिव रहने वाली रेडियो एक्टिव दवाई दी जाती है जिससे कि 3D इमेज मिलने में सहायता मिलती है। CT स्कैन और MRI स्कैन से शारीरिक संरचना वाले भागों की जांच होती है लेकिन शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी और टिश्यूज़ के फंक्शन को जांचने के लिए PET स्कैनिंग, PET स्कैनिंग की आवश्यकता होती है। PET स्कैनिंग से ट्यूमर की वृद्धि का पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ पर्टिकुलर ट्यूमर के साथ कौन सा सेल है वो भी पता लगाया जा सकता है। अगला मेथड है बोन स्कैनिंग। बोन स्कैनिंग की मदद से हड्डियों की जांच की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि कहीं कैंसर हड्डियों तक तो नहीं पहुंच गया है। बोन स्कैनिंग करने से पहले मरीज को एक रेडियो एक्टिव दवाई दी जाती है जो कि खून में मिलकर हड्डियों तक पहुंचती है। खास तौर पर ऐसे भागों की स्कैनिंग करने के लिए जहां ट्यूमर ने अटैक कर दिया हो। एक स्कैनर रेडियो एक्टिव ड्रग्स को डिटेक्ट करता है और एक स्पेशल फिल्म पर उसकी इमेज बना देता है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम
साइटोलॉजी की। स्पटम स्लाइवा और बलगम का एक मिश्रण होता है जिसको एक माइक्रोस्कोप की सहायता से जांचा जाता है। इस मेथड से ट्यूमर सेल्स को देखा जा सकता है। स्पटम साइटोलॉजी सस्ता व रिस्क फ्री डायग्नोसिस मेथड होता है, लेकिन इसकी एक कमी होती है कि ट्यूमर सेल्स जरूरी नहीं कि स्पटम में ही हो, इसलिए यह तरीका 100% सही नहीं होता। अब बात करेंगे ब्रोंकोस्कोपी की। ब्रोंकोस्कोपी में मरीज की नाक या मुंह में से एक फाइबर ऑप्टिक प्रोब को अंदर भेजा जाता है जिससे ट्यूमर की जगहों का पता चलता है। ऐसी जगहों से जांचने के लिए एक सैंपल ले लिया जाता है। इस मेथड में मरीज को तकलीफ होती है और साधारणतः इसे करने से पहले मरीज को बेहोश किया जाता है। ब्रोंकोस्कोपी केवल एक अनुभवी डॉक्टर को ही करनी चाहिए। अगला तरीका है निडल बायोप्सी। कभी कभी ट्यूमर फेफड़े के चारों तरफ ऐसे फैला होता है कि ब्रोंकोस्कोपी द्वारा ट्यूमर का सैंपल लेना संभव नहीं होता। ऐसे केसेस में निडल बायोप्सी की जरूरत होती है। एक सिरिंज की सहायता से ट्यूमर सेल्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और माइक्रोस्कोप से उसका निरीक्षण किया जाता है। अब हम बात करेंगे थोरासेंटेसिस मेथड की। कभी कभी फेफड़े और सीने के बीच में तरल पदार्थ भर जाता है जिसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंग कैंसर फेफड़े की लाइनिंग टिश्यूज़ को प्रभावित कर देता है। एक पतली सुई जिसे कि थोरासेंटेसिस कहते हैं की सहायता से इस फ्लूइड से एक सैंपल ले लिया जाता है जिसे जांच के लिए लैब में भेज दिया जाता है। अगर पहले बताए गए मेथड से भी ट्यूमर सेल्स नहीं मिल पाते तब मरीज का ऑपरेशन करके सैंपल लिया जाता है। एक और तरीका है जिसे सैंपल लिए जाते हैं वो है ब्लड टेस्ट। हालांकि ब्लड टेस्ट से लंग कैंसर का 100% पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ब्लड टेस्ट की सहायता से शरीर की बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होने वाली एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सकता है। इन एबनॉर्मलिटी की वजह से कैंसर हो सकता है। और अंत में एक और मेथड है जिसे जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। ट्यूमर में कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं। इन्हीं म्यूटेशंस को चेक करने के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। EGFR में कुछ म्यूटेशन या फिर एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। इन्हीं को चेक करने के लिए टेस्टिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे लंग कैंसर के उपचार की। अगर लंग कैंसर इनिशियल स्टेज में है जैसे कि स्टेज 1 या स्टेज 2 तो मरीज की सर्जरी की जा सकती है। दूसरे केस में यदि कैंसर लंग से बाहर नहीं फैला है तब भी सर्जरी की जा सकती है। डॉक्टर फेफड़े का कुछ भाग, उसका लोब या फिर फेफड़ा भी निकाल सकते हैं। अगला ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेडिएशन किरणों को कैंसर सेल्स पर डालकर नष्ट कर दिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी को 2 तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीके से मशीन की सहायता से सीधे रेडिएशन किरणें सीधे कैंसर सेल्स पर डाली जाती हैं। दूसरे तरीके में सील्ड रेडियोएक्टिव पदार्थ को शरीर के अंदर ट्यूमर की लोकेशन पर रखकर कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। अगला उपचार है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कैंसर सेल्स की वृद्धि रोकने के लिए दवाई दी जाती है। ये दवाइयाँ कैंसर सेल्स को या तो नष्ट करके या फिर सेल्स के डिवीज़न को रोककर कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकती हैं। कभी कभी कीमोथेरेपी को एक मुख्य उपचार की तरह उपयोग करते हैं तथा कभी कभी सर्जरी के साथ इसको उपयोग किया जाता है। इसको रेडियोथेरेपी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि थकान, वजन घटना, बाल झड़ना, चक्कर आना, उल्टी होना, दस्त लगना या मुंह में छाले हो जाना। अगला उपचार है टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी। आजकल टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी जैसे नए उपचार उपलब्ध हैं जो कि कैंसर सेल्स की एक स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी पर काम करती हैं। टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी को सामान्यतः कीमोथेरेपी के साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें पहली ड्रग है हर्सेप्टिन। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 पॉजिटिव या फिर HER2 पॉजिटिव कहते हैं। यह प्रोटीन कैंसर सेल्स की वृद्धि में सहायक होता है। हर्सेप्टिन इस प्रोटीन को टारगेट करता है और ट्यूमर की वृद्धि को कम करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि सरदर्द या दिल की क्षति होना। दूसरी ड्रग है टाइकर्ब। कभी कभी हर्सेप्टिन सभी मरीजों को सूट नहीं करती। उस केस में टाइकर्ब HER2 प्रोटीन को टारगेट करके कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकती है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि हाथों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते होना, मुंह में छाले होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, दस्त होना, उल्टी होना। तीसरी ड्रग होती है एवेस्टिन। ट्यूमर सेल्स को न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन ब्लड वेसल से ही मिलती है।
अगर ट्यूमर और ब्लड वेसल्स के संपर्क को काट दिया जाए तो ट्यूमर को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे और ट्यूमर की वृद्धि रुक जाएगी। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी को नुकसान, दिल को नुकसान, खून के थक्के बनना, सर दर्द या फिर मुंह में छाले होना। अब बात करते हैं लंग कैंसर की रोकथाम की। सबसे पहली बात कि आप स्मोकिंग ना करें। अगर आपने अभी तक स्मोकिंग शुरू नहीं की है तो आगे भी ना करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अभी छोड़ दें। भले ही आप सालों से स्मोकिंग कर रहे हों, लेकिन स्मोकिंग छोड़ने से लंग कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरी बात है कि आप पैसिव स्मोकिंग से बचें। स्मोकिंग करने वाले लोगों से दूर रहें और साथ ही साथ ऐसी जगहों से भी दूर रहें जहाँ स्मोकिंग होती है, जैसे कि शराब की दुकान व बार, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। तीसरी बात है कि आप नियमित एक्सरसाइज करें। सप्ताह में 3 से 4 दिन नियमित एक्सरसाइज ही काफ़ी है। चौथी बात है कि आप संतुलित भोजन लें। अपने भोजन में फल और सलाद को जरूर सम्मिलित करें। विटामिन और मिनरल्स को दवाइयों से लेने की बजाय फल और सब्जियों से लें। अगर हो सके तो अपने आसपास के वातावरण में रेडान गैस के लेवल को भी चेक करवाएं। कम से कम यह जरूर पता करें कि आपके शहर में रेडान गैस तो नहीं है। और आखिरी बात है कि अपने घर व ऑफिस में कार्सिजन से बचें। अगर कार्सिजन के साथ काम करना भी पड़ रहा है तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स का प्रयोग जरूर करें। अगर आप स्मोकर्स हैं तो आपको लंग कैंसर होने का खतरा सबसे अधिक होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस जानकारी को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। आगे आने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।